हमारे पास इस वक्त दो बड़े समुंदर हैं दुनिया में। एक है इल्म का जिसमें स्कॉलर्स हैं और एक है मॉडर्न वर्ल्ड का जिसमें स्पेसिफिकली यूथ है। इन दोनों के बीच में ना एक बहुत बड़ा बैरियर बना दिया गया, एक बहुत बड़ी दीवार है। पहले जो है वो बच्चे दो सवाल किया करते थे कि क्या करना है और कैसे करना है, लेकिन अब तीसरा सवाल आ गया क्यों करना है। ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस होना, क्योंकि नाम के इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन्फ्लुएंस तो गलत तरीके से कर रहे हैं हम पे, तो उनका लाइफस्टाइल वो करना, ऑफ कोर्स जो दिखाते हैं वो हकीकत में है नहीं, हमें पता भी है बट हमें वैसा पता है। डिप्रेशन तो वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज है ये सब अटेंशन सीकिंग के लिए। Exactly. मैं सैड फील कर रही हूँ या सैड फील कर रहा हूँ, मुझे इसके पास जाना है, इसके पास जाना है, ये चीज़ करनी है। नेचुरल वेज नहीं, और अननेचुरल वेज से सेटिस्फैक्शन या शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस ढूंढने की नीड जो है। इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट? एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट आपकी नेशन? 50-50 ये कॉपी हो रहे हैं। एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट। यूथ में ज़्यादा क्या नज़र आता है आपको? इंट्रोवर्ट है बट दिखाते हैं कि एक्सट्रोवर्ट है। तो बेसिकली यूथ तो एज के साथ ही स्टार्ट हो रही है, जो एज ऑफ प्यूबर्टी है या जब से नमाज फ़र्ज हुई है, लेकिन वो इश्यूज़, वो माइंडसेट पहले से बनना शुरू हो गए। यानी आप ये अंदाज़ा लगा लें कि वो बातें जो शायद हम लोग जब स्कूल में होते थे 6th-7th में पता चलती थी, आज वो 2nd-3rd क्लास के बच्चे को पता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज एक डिफरेंट गेटअप में मैं आया हूँ आपके सामने, और ख़ाली मैं नहीं बल्कि आज पूरे जो हमारे गेस्ट्स हैं, बहुत ही स्पेशल गेस्ट्स, न्यू चेहरे आज आप देखेंगे और एक न्यू पर्सपेक्टिव से आज आपके सामने इंशाल्लाह बातें होंगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं सबसे पहले अपने गेस्ट्स का इंट्रोडक्शन करूं और फिर इंशाल्लाह आपको आज के टॉपिक के बारे में बता दें कि आज की हमारी टॉक क्या रहेगी। इसको बिल्कुल ना मिस कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉक है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंशाल्लाह इसमें डिस्कस होंगे और बहुत सारी मज़ेदार बातें भी होंगी। तो सबसे पहले मेरे राइट साइड पे जो हमारे गेस्ट हैं, मोहम्मद भाई। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद भाई, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ये हमारे मोहम्मद भाई हैं और फॉर योर इन्फॉर्मेशन न्यूट्रिशनिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं उस चीज़ में, सर्टिफाइड है बल्कि माशाल्लाह। तो खाने से रिलेटेड जो भी चीज़ हो हम इन्हीं को रेफ़र कर सकते हैं उस चीज़ में। उसी के साथ हमारे आज दूसरे गेस्ट हैं, उनके बाद जो हैं नईम भाई। अस्सलाम वालेकुम नईम भाई। सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक ठाक। इट्स गुड टू हैव ऑल ऑफ़ यू हियर, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हमारे बहुत ही चमकते हुए गेस्ट जिनका नाम मुझसे मिलता जुलता है, वो है इब्राहिम। क्या हाल है इब्राहिम आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक ठाक, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा स्पेशल टॉपिक। आप लोगों को तो जिस तरह बताया गया था कि आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और जनरल टॉपिक पर, और वो है यूथ से रिलेटेड। कि यूथ, पहली बात तो कौन है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। यूथ में इश्यूज़ क्या हैं और उनके लिए क्या सॉल्यूशंस जो है ना हमारे माइंड में हैं कि आज की जनरेशन के लिए क्या सॉल्यूशंस हमें नज़र आते हैं, और स्पेसिफ़िकली जनरेशन जी के से रिलेटेड जो चीज़ें। तो सबसे पहले तो मैं आपको भी बता दूं, फिर से रिवाइज़ करा दूं अपनी ऑडियंस को भी, कि हम लोगों ने रिसेंटली यूथ मास्टरी कोर्स करवाया था। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें हमने कवर की थी, आपने देखा होगा। आप दोनों तो उसमें रहे, आप भी रहे ना उसमें हमारे साथ? हाँ। तो हमने किस किस तरह कोशिश की थी कि डिफरेंट कोर टॉपिक्स को हम टच करें और उसका एक बिग पिक्चर में आपको दे दें। डेप्थ में जाने का शायद टाइम नहीं था, लेकिन एक बिग पिक्चर में उसका एक आइडिया मिल जाए कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि उस वर्कशॉप से जो यूथ मास्टरी की थी, आपको कैसा लगा और क्या आपका, यानी शॉर्ट वर्ड्स में क्या क्या फीडबैक है? जो भी इजी फील करें हम उससे स्टार्ट कर दें। चलिए मैं स्टार्ट कर लेता जी हूँ। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा बैकग्राउंड मैं देना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों का कंटेंट मुझे कैसे मिला। तो मैं ऑब्जर्वेशन में था काफ़ी टाइम से आप लोगों का, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसे अच्छी दोस्त दी है जिसने मुझे ऐसे एक्सपोज किया है ऐसी चीज़ों में। तो मैं अक्सर देखता था, मैं डिफरेंट प्रोग्राम्स में जाता था, मैं आपको देखता था, डॉक्टर साहब को देखता था, आप लोग नोट्स लिखते थे। आप लोगों ने मुझे शायद नोटिस नहीं किया होगा, बट मैं काफ़ी टाइम से नोटिस करता था आप लोग नोट्स लिखते थे। क्या लिखते होंगे, मतलब कोई और नहीं लिखता था। तो ये स्टूडेंट ऑफ नॉलेज का जो वो चीज़ है, तो फिर मैं आराम से आपके जो शौक़ है फिर उनका उसमें जाना मेरा हुआ। मैं वैसे मेरा नेटिव लैंग्वेज नहीं उर्दू, तो मुझे समझने में बहुत दिक्कत होता था, बट अल्हम्दुलिल्लाह आराम से थोड़ा बहुत हो गया था। तो फ्रॉम देयर आराम से फिर आप लोग का लास्ट ईयर भी एक और कोर्स था जो रिफा में था। बिल्कुल जी, उसमें भी मैं था, शायद आप लोगों को पता हो। मुझे याद है, मुझे याद जी है। जी जी। तो उधर से मेरा शुरू हुआ। फिर मुझे इसमें एक हदीस
ज़रूर याद आता है कि what you love for yourself you should love for your brother, if I'm saying it correctly. तो if I love to gain knowledge from knowledgeable people, I should also bring along with my friends, right? तो फिर मैं मोहम्मद को बुलाया, फिर मतलब एक छोटा सा वो एनवायरनमेंट बन गया है. फिर आप लोगों ने और कोर्सेज किए, तो आई रियली वांटेड टू बेनिफिट फ्रॉम यू गाइस, ऑल्सो आई वांटेड माय फ्रेंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम इट, क्योंकि आप लोग वैल्यू दे रहे थे. ठीक है, शायद अक्सर लोगों को पता नहीं होता है कि कुछ जेम्स होते हैं. ठीक है, तो हमें वो ढूंढना नहीं होता, इट्स जस्ट देयर, जस्ट नीड टू गो एंड एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ. तो आप लोगों को बारकल्लाह फीक फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऐसे प्रोग्राम आपने किया है एंड ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर ऑल एजेस. जैसे कि आप लोगों ने एक वो रखा था 12 to 25, मुझे लगता है आप लोगों ने जैसे ब्रेक डाउन करके सब कुछ किया है, तो आई थिंक ये 12 से कम भी अगर बच्चे आते तो उनको भी समझ आता था. तो जज़ाकल्लाह खैर फॉर दैट. जज़ाकल्लाह खैर. जी मोहम्मद भाई. मेरे लिए तो फॉर एग्जांपल जब मैं कोर्स के लिए ये ज्वाइन किया था, मुझे फर्स्ट जॉब का वो जो रिफा में था, उसके लिए जब मैं आया था, जब मैंने देखा आप लोग कैसे डिलीवर कर रहे हो, आप लोग का कंटेंट कैसा है, मेरे माइंड में कब से यही चल रहा था कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है. मुझे भी ऐसे कोई कोर्सेज देने लोगों को जो बच्चों के लिए आसान है, यूथ के लिए आसान है. तो मुझे वो पर्सनली एक्सपीरियंस इतना अच्छा लगा कि जब मैं यूथ मास्टर के लिए आया, उसमें तो हाँ यानी जो इन्फॉर्मेशन मिली मुझे अपने लाइफ पे रिफ्लेक्ट करने के लिए मिला. बहुत जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जैसे ईमान के रिगार्डिंग और फितने के रिगार्डिंग, तो इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज मिली. तो ये जब नॉलेज हम एक्वायर करते हैं तो इसके लिए ये नॉलेज हम अप्लाई भी कर सकते हैं कि किस जगह से दूर रहना है, किस जगह के पास जाना है, कहाँ से नॉलेज एक्वायर करनी है. और अल्हम्दुलिल्लाह यानी अल्हम्दुलिल्लाह. जी इब्राहिम, आप तो माशाल्लाह बहुत ही अरसे से साथ हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. माशाल्लाह नईम भाई ने और मोहम्मद भाई ने जो है बैकग्राउंड माशाल्लाह अच्छे खासे दे दिए. मेरा बैकग्राउंड भी तकरीबन वही इसी से मिलता जुलता है. तो बजाय कि उसको रिवाइज़ करें, मैं चाहता हूँ कि कोर्स जो हमारा हुआ था यूथ मास्टरी, उसके हवाले से जो बैकग्राउंड था, उसका बैक एंड था, मैं उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि माशाल्लाह ये जो कोर्स हुआ था, वैसे तो कोर्स बहुत सारे होते हैं, यूथ मास्टरी बहुत सारे लोग, कई लोग कराते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो है वो ख़ास थी. एक चीज़ जो थी अंडरस्टैंडेबिलिटी, कि इसको जो है वो दो, जैसे हमारे 2Cs क्लब है, दो बहर, इनको मिलाया गया था. एक इल्म का और दूसरा हमारे मॉडर्न वर्ल्ड का. इसको मिलाकर हमें व्यू प्रेजेंट किया गया था कि इसको क्या, इसका इस्लाम का असल माना क्या होता है, और इस्लाम का असल माना भी यही है, तो हमें उस तरह इल्म दिया गया. और दूसरी चीज़ इसमें यह थी कि इसको जिस तरह, इस कोर्स को जिस तरह स्ट्रक्चर किया गया था कि एक लेक्चर जो है दूसरे लेक्चर की कंटिन्यूटी थी. अगर तो आपने एक लेक्चर मिस कर दिया है, रिवीजन तो होगी, लेकिन आपको वो फील नहीं होगा कि मैंने अच्छा कुछ पार्ट मिस हो रहा है, कुछ तो है जो मैं मिस कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही. और ये कंटिन्यूटी जो है, इससे फ़ायदा ये हो रहा था कि हमारी बाकी चीज़ें रिवाइज भी हो रही थी, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि हमें पता चल रहा था कि हमने जो पहले पढ़ा है वो पहले क्यों पढ़ा, और बाद में जो पढ़ रहे हैं वो बाद में क्यों पढ़ा, और ये सीक्वेंस क्यों बनाया गया है और किस तरह बन रहा है, ये सारी चीज़ें हमें पता चल रही थी. मैं असल में भाइयों को ये भी क्लैरिफाई कर दूं कि हमारे 2Cs क्लब में जितने भी की स्पीकर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब की जर्नी यही है रही है कि उलमा से सीखा, खुद कुछ नहीं है, उलमा से सीखा, और वही जो लाइट है, जो कहते हैं ना नूर है जी, वो जो आया वो है कि आगे उसको ट्रांसफ़र करे. वही जो आपने कहा ना कि आप अपने दोस्तों को साथ लाना चाहते हैं, वही चीज़ है एक सोच के साथ. बल्कि पूरा जो 2Cs क्लब का कॉन्सेप्ट था हमारा, जब शुरू में मैंने डॉक्टर बील इस बारे में डिस्कशन की थी, तो हमारी थिंकिंग यही थी कि वो जो 2Cs का आपने बोला ना, हमने 2Cs को बेसिकली दो पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था. एक तो ये कि जो हमारी कंट्री है, चलो वो भी उसके अंदर इंक्लूड हो गई 2Cs, और दूसरा है कि हमारे पास इस वक्त दो बड़े समुंदर हैं दुनिया में. एक है इल्म का जिसमें स्कॉलर्स हैं, और एक है मॉडर्न वर्ल्ड का जिसमें स्पेसिफिकली यूथ हैं. इन दोनों के बीच में ना एक बहुत बड़ा बैरियर बना दिया गया, एक बहुत बड़ी दीवार है. तो हम बेसिकली उस दीवार पर खड़े होके उलमा से नॉलेज लेकर उसको ट्रांसफ़र का काम कर रहे हैं. वो ब्रिज वाला काम बस कर रहे हैं कि जो है उसको लेकर यूथ तक पहुंचा दिया जाए ताकि वो कनेक्ट हों. और यूथ मास्टरी के पीछे भी यही थॉट थी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हर स्पीकर की ये जर्नी रही है और यही स्ट्रगल रही है कि उलमा के साथ बैठ के सीखना और उसको आगे ट्रांसफ़र करना.
अच्छा, इसी के साथ आप तीनों की बात में एक कॉमन पॉइंट था, वो मैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ क्योंकि वो हमारा मेन मोटिव है टू सीज क्लब में। इफ़ेक्टिव लर्निंग, खाली नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं, इफ़ेक्टिव लर्निंग, कि जिसमें प्रेजेंट भी ऐसे किया जाए कि मज़ा आए और ख़ाली वन वे टॉक नहीं हो। आपने नोटिस किया होगा हमारी अक्सर जो वर्कशॉप्स होती हैं वो टू वे टॉक्स होती हैं। आपका माइंड खुलना चाहिए, स्टूडेंट का ब्रेन खुले, वो एक्सप्लोर करे अपने आप को, बताए क्या क्या चीज़ें। तो मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कबूल करे, पहली तो दुआ यही है। आमीन। और इंशाल्लाह इसी वर्कशॉप के बल्कि इसी हमारे सेशन के एंड में बताऊंगा, हम इंशाल्लाह ऑनगोइंग कोर्स के बारे में भी कुछ चीज़ें जो है आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। यूथ के इशू से रिलेटेड आज हम बात करेंगे ना। तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ आज हम क्लियर कर लेते हैं इस चीज़ को कि यूथ में कौन कौन शामिल है, किस किस को हम इंक्लूड कर सकते हैं यूथ में। क्या कोई एज लिमिटेशन है, मैच्योरिटी लिमिटेशन है, मेंटल क्राइटेरिया है उसकी लिमिटेशन है, या आपका एटमॉस्फेयर से एक्सपोज होना उसकी लिमिटेशन है? इसको थोड़ा आज डिफाइन कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह जो ना आगे चलते हैं। तो मैं फिर से आपसे शुरू करते हैं। नो प्रॉब्लम। जैसे कि मैं देख रहा था इस क्वेश्चन को, मुझे बहुत कंफ्यूज था बिकॉज ये जो हु इज़ एक्चुअली अ यूथ, ये कॉन्सेप्ट जो है अभी बहुत ब्रॉड हो चुका है। अक्सर बूढ़े लोग हैं बच्चे जैसे फील करते हैं, कोई 25-26 साल के हो जाते हैं अंकल हो जाते हैं। तो यूथफुलनेस जो फीलिंग है, वो फीलिंग के हवाले से वो कोई भी फील कर सकता है कि मैं हाँ यूथ हूँ। इफ़ वी स्कॉलरली उसमें अगर जाएंगे तो कुछ उलमा हैं जो बोलते हैं कि फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबर्टी टिल द एज ऑफ 30 to 32। तो मेरा जो फील होता है कि आप प्यूबर्टी से लेके जब तक आप फील कर सकते हैं, एक तो यूथ कैसे कंसिडर कर सकते हैं, उसका माइंडसेट शार्प होना चाहिए, पीक में होना चाहिए, और उसका जो है उसका नॉलेज, वो हंगर होना चाहिए कि मुझे नॉलेज गेन करना है, आई हैव टू बेटर माई सेल्फ। वो एक पॉइंट आता है किसी के लाइफ में कि अभी सिर्फ डाउन ही जा रहा है, वो चीज़ से पहले का जो पार्ट है उसी को हम कंसिडर करते हैं यूजफुल जो और पार्ट है, डाउन से पहले पहले था। डाउन से पहले ठीक है। जी। जी मोहम्मद भाई, आपके माइंड में क्या है? मेरे लिए तो यूथ किसको कंसिडर कर रहे हैं? यूथ आई थिंक के वही जैसे अभी जब बच्चे के लिए नमाज ऑब्लिगेटरी हो जाती है, आई थिंक वो एज से लेकर आई थिंक जब तक वो 30-28 ये सब में यूथ ही रहेगा वो। जी इब्राहिम, आपका क्या है? जी, मैं इन दोनों के जवाब से मुवाफ़क़त करता हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि यूथ एक फ़ेज़ है, यूथनेस एक फ़ेज़ है कि जिसमें एंटर तो हर कोई होता है। जिस तरह मोहम्मद भाई ने माशाल्लाह बताया कि जब नमाज फ़र्ज़ हो जाती है, ये यूथ की बिगिनिंग है, ये यूथ की जो है असल बिगिनिंग है, क्योंकि उसी वक्त से ट्रेनिंग शुरू हो रही है। तो इस फेज़ में आता तो हर कोई है, लेकिन इससे निकलते बहुत थोड़े हैं, और निकलते भी वो हैं, और असल में वो निकलते हैं कि जिन्होंने इससे कुछ हासिल किया होता है, और वो एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस क्या होगा कि अपने पीछे वाले जो हैं, जो बाकी यूथ है, उनको हम अब किस तरह राह दिखाएं। इसमें बेसिकली गाइडेंस पीरियड, इसको हम यूथ कह सकते हैं। ठीक। अच्छा, अब मैं आप तीनों के ना पॉइंट ऑफ व्यू को कंबाइन कर लेता हूँ और साथ उसमें थोड़ा सा एक टच दे देता हूँ ऐड करके। यूथ, सही कहा आप लोगों ने, नमाज से जिस तरह है, एज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यूथ के लिए। लेकिन आपको अगर हम आज के एटमॉस्फेयर को देखें, आज के ख़ासतौर पर एनवायरनमेंट को देखें, तो यूथ हम इसलिए स्पेसिफाई कर रहे होते हैं क्योंकि यूथ के एक ख़ास इश्यूज़ हैं, इनके ख़ास चैलेंजेस हैं जो ना बच्चों में हैं ना आपको बूढ़ों में नज़र आएंगे। लेकिन आज अगर आप एनवायरनमेंट में देखें, जो यूथ के इश्यूज़ हैं ना, वो एज ऑफ प्यूबर्टी को पहुंचने से पहले ही आना शुरू हो गए हैं। तो बेसिकली यूथ तो एज के साथ ही स्टार्ट हो रही है, जो एज ऑफ प्यूबर्टी है या जब से नमाज फ़र्ज हो रही है, लेकिन वो इश्यूज़, वो माइंडसेट पहले से बनना शुरू हो गया। यानी आप ये अंदाज़ा लगा लें कि वो बातें जो शायद हम लोग जब स्कूल में होते थे 6-7 में पता चलती थी, आज वो 2nd-3rd क्लास के बच्चे को पता है। ठीक है, इतना एक्सपोजर जो है उसको मिल चुका है। उसमें इन्वायरमेंट है, लोग हैं, सोशल मीडिया है, बहुत सारी की फैक्टर्स हैं जो इसमें अपना रोल अदा कर रहे हैं। अच्छा, और कब तक है ये डिपेंड करता है बंदे पर। जी। बाज़ वक़्त बंदा जवानी में ही अपने यूथ को खो बैठता है कि वो माइंडसेट उसका जो बिल्कुल एक डिफरेंट है, या तो बच्चों वाला ही है या उसका बिल्कुल एक डिफरेंट माइंडसेट है। या फिर बाज़ वक़्त वो कभी बूढ़ा भी हो चुका है लेकिन अभी तक वो उसका माइंडसेट वही चल रहा है। तो एज है फैक्टर, लेकिन स्पेशल केसेस में जो है ना वो फैक्टर जो है अप एंड डाउन, प्लस माइनस में चला जाता है।
अच्छा चलें, यूथ को डिफ़ाइन कर दिया। अब मेन जो चीज़ थी हमारी वो ये कि इसमें क्या इश्यूज़ आते हैं इस एज में, और ख़ास तौर पे हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो बेसिकली यूथ होती है। अगर जैसे ऊपर के भी लोग हैं, इससे नीचे के भी लोग हैं, लेकिन इस यूथ के लिए क्या फितने हैं या क्या इश्यूज़ हैं? चलिए इश्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। क्या क्या इश्यूज़ आपको नज़र आते हैं इस वक्त? एक एक करके देखते हैं क्या क्या माइंड में आता है, क्योंकि बहुत सारे हैं। जी 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 बिल्कुल। तो इश्यूज़ के हवाले से तो बहुत सारे हैं, जैसे कि आपने बोला है। सबसे बड़ा फितना जो है वो है जो हाथ में होता है हमेशा, फ़ोन। सोशल मीडिया जो है, नाम का तो सोशल मीडिया है, और बट हकीकत में वो इंसान को इतना एंटी सोशल कर देता है कि वो अकेला पे रहता है, अकेला पे रहता है। बट ही फील एक गलत परसेप्शन आ जाता है उसके अंदर कि मैं कुछ हूँ, जो कि हकीकत में वो है नहीं। और यूज़लेस बेसलेस चीज़ों में वो अप टू डेट रहना, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, हर चीज़ में। मतलब ये डोपामिन रश जो है, ये केमिकल जो है, अगर डोपामिन का अगर मैं एक्सप्लेनेशन देने जाऊँ, सिंपल एनालॉजी में मैं देता हूँ कि हमारे ब्रेन में एक केमिकल है जो कि, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एप्पल है एंड देयर इज़ अ चॉकलेट, राइट? तो माय ब्रेन नोज दैट द एप्पल इज़ हेल्दी फॉर मी, इट्स गुड फॉर मी, बट आई विल गो फॉर द चॉकलेट बिकॉज इसमें से मेरा डोपामिन केमिकल दैट रिलीज हो रहा है, आई फील मोर सेटिस्फाइड। ओके, सोशल मीडिया भी ऐसे, मतलब रिसर्च से तैयार किया गया है कि आप एक वीडियो देखने जाओ, you'll be ending up with watching 10 videos and you'll get out. ये स्वाइप करना इस तरफ और इस तरफ स्वाइप करना, how this is all based on studies. आपको कितना इसको इसमें रख सकते हैं। फिर इससे क्या होता है, गलत परसेप्शन, ऐसे ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस होना, जो कि नाम के इन्फ्लुएंसर्स हैं। इन्फ्लुएंस तो गलत तरीके से कर रहे हैं हम पे, तो उनका लाइफस्टाइल वो करना, ऑफ कोर्स जो दिखाते हैं वो हकीकत में है नहीं, हमें पता भी है, बट हमें वैसा बनना है। ठीक है, अटेंशन एक चीज़ है, हर चीज़ से अटेंशन चाहिए होता है। मैं कोई भी अच्छा चीज़ करूं, ठीक है, वो मतलब वो चीज़ चला गया कि खुदा एक सर्वेलेंस है 24/7 जो मुझे देख रहा है, वो ख़त्म हो गया है। मतलब अभी सिर्फ है कि वो आगे वाला बंदा जो है वो क्या सोचता है मेरे बारे में। अटेंशन, इनसिक्योरिटी, कॉन्स्टेंट इनसिक्योरिटी। मैं एक एनालॉजी देता हूँ, मैं उस दिन एक वीडियो देख रहा था, बड़ा ही खूबसूरत एनालॉजी था। एक औरत बेहिजाबी थी, वो पूछ रही थी कि हिजाब पहनने क्यों है, ये फ्रीडम है। फिर वो बोलते हैं कि वो जो बंदा है वो आंसर देते हैं उनको कि यू आर शैकल्ड, आप चेन से बांधे हुए। हाँ, बहुत बहुत सारे चेन्स हैं आप में, और जो औरत हिजाब करती हैं उसमें सिर्फ एक चेन है जिसमें वो बांधा हुआ है, और वह है खुदा का। खुदा ने उसको बोला है और वो वही को मान रहा है और वो हिजाब कर रही है। तुम जो है, तुम समझती तुम कि तुम फ्री हो, बट यू आर नॉट, यू आर स्लेव टू योर सोसाइटी, यू आर स्लेव टू द स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल अराउंड यू। यू ऑलवेज वांट टू बेटर योर सेल्फ, यू ऑलवेज इनसिक्योर। मेकअप इंडस्ट्री से, मॉडल इंडस्ट्री से, तरह तरह की इंडस्ट्री, यू आर कॉन्शियस अबाउट हाउ पीपल लुक एट यू। एग्जैक्टली। सो हर जगह से यू आर शैकल्ड, यू आर ऑलवेज इन दिस कॉन्स्टेंट थिंग कि मैं ऐसे इस जगह में जा रहा हूँ, मैं कैसे दिख रहा हूँ, ये क्या मेरे बारे में सोच रहे हैं। तो ये चीज़ें इज़ वन ऑफ द फ्यू थिंग्स दैट दीज यूथ आर स्ट्रगलिंग। और ये इसमें आपका ब्रेन फ्राई हो जाता है पूरा, मतलब यू कैनॉट थिंक स्ट्रेट। और ये शॉर्ट्स आना आ गया, अभी व्हाट्सएप में भी, मतलब हर जगह में ये शॉर्ट्स से क्या होता है, आपका मूड स्विंग इससे ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों? कि आपका अटेंशन स्पैन जो है मार दिया आपका। अब लंबी वीडियोस, किताबें नहीं पढ़ सकते। 2 लाइन आप किताब खोल के पढ़ोगे, वो 2 लाइन की 1 लाइन बाद आप दूसरे दुनिया में चले जाओगे। तो ये आपका टेंशन स्पैन आपको अंदर से ख़त्म कर रहा है। क्यों? उनके फ़ायदे के लिए। मैं समझता हूँ दीज आर फ्यू थिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट माशाल्लाह इश्यूज़ पे हाईलाइट किए। जी, और कोई हैं आपके माइंड में इश्यूज़? मेरे लिए भी बेशक सेम भी हों, लेकिन एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। एक्चुअली मेरा भी यही, मैं बहुत बार सोचता हूँ कि इन रिगार्ड्स विद अटेंशन सीकिंग, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि ज़्यादातर अभी ये भी होता है कि अगर बच्चे को स्पेशली फैमिली में अटेंशन नहीं मिला वो अपनी फैमिली वालों से, तो वो ज़्यादा एक्सट्रीम केसेस होते हैं कि वो गलत जगह पे अटेंशन सीख करने से जाते हैं, और गलत सीइंग दिस पीपल involved in activities that other people praise, but those are not praiseworthy actions. तो उसी actions के अंदर जा जाके वो लोग देखते हैं कि वो लोग
फितने से सराउंडेड है और फिर उनके लिए फिर मुश्किल होता है। असल में सोशल मीडिया ने ऐसा इंटॉक्सिकेट कर दिया है कि फेम एक बहुत बड़ा फितना आ चुका है। हर कोई फेमस होना चाहता है। ये जिस तरह हमने आपको उसमें भी डिस्कस किया था कि ये नेचुरल है, हर किसी के अंदर, हर कोई फेमस होना चाहता है, हर किसी के अंदर होता है। तो फेम जो है वो उसकी तड़प हर बच्चे के अंदर है, हर शबाब के अंदर है, हर यंग लड़के लड़की में है। अच्छा, प्लस सोशल मीडिया ने उनको ये पर्सपेक्टिव दे दिया है कि यू डिपेंड ऑन द कमेंट्स दैट यू रिसीव। तो वो ऐसा उनके अंदर एक नशा आ गया है कि जब कोई वीडियो पोस्ट की, जब कोई पोस्ट किया, कुछ भी किया, वीडियो हो, पिक्चर हो, कोई टेक्स्ट हो, कोई कोट हो अपना, तो हर थोड़ी देर बाद लाइक्स देखना, हर थोड़ी देर बाद कमेंट्स देखना, उस कमेंट्स पर जो है अपने आप को और सेल्फ लव में आ जाना कि नहीं मैं वाकई कितना अच्छा हूँ या कितनी अच्छी हूँ, देखो लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। और फिर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मोहम्मद भाई आपने भी बोला कि फैमिली की तरफ से जो आपको अटेंशन मिली होती है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। व्हेन यू डोंट गेट नेचुरल लव, you go for fake love, which is in today's era the e-love, E-love. electric love है ये, Yes. digital love है बल्कि, to be more specific. जी इब्राहिम, आपके भी माइंड में कोई जी चीज़ हो? अक्सर तो फितने बता दिए गए, लेकिन इन फितनों का जो आउटकम होता है वो एक होता है मेंटालिटी, जिस पर इफेक्ट होता है। और मेंटालिटी पर इफेक्ट इस तरह होता है कि यूथ जो है ना आज के, वो ये कहते या तो हम जो उन्हें एडवाइस देते हैं वो या तो उसे लेते नहीं हैं। सबसे पहली बात, वो अपने आप को जो कि सोशल मीडिया है और कुछ जो है वो अटेंशन सीख करते करते एक ऐसे मर्तबे तक पहुंच जाते हैं, उन्हें अटेंशन मिल जाती है और उसकी वजह से वो सोचते हैं कि हमें जो बता रहा है शख्स उससे बेहतर हम है, तो उन्हें जो नसीहत मिलती है वो नहीं लेते। या तो पहली बात ये वो लेते ही नहीं है, और अगर लेते भी है तो वो ये कहते हैं अच्छा लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं रहे, हमने ले तो लिया, अच्छा बात तो सही है इसकी जो कह रहा है बंदा, लेकिन हमारे ये भी तो चीज़ें हैं, हमारी वो भी तो चीज़ें हैं, ये चीज़ है। बिल्कुल। और जिस तरह हमारे इन पॉडकास्ट में जो है वो इस चीज़ को हाईलाइट किया जाता है कि पहले जो है वो बच्चे 2 सवाल किया करते थे कि क्या करना है और कैसे करना है, लेकिन अब तीसरा सवाल आ गया क्यों करना है। मैं इसमें ये चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा कि अब पहले 2 सवाल रहे ही नहीं, अब तो सिर्फ तीसरा सवाल रहता है क्यों करना है। उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि क्या है ये चीज़ और किस लिए करनी है, कैसे करनी है। उन्हें एक सवाल से जो है वो मतलब है वो क्यों, अगर करना है तो क्यों करना है। और इसमें आकर वो बाकी फितनों में डूब जाते हैं कि जब वो इसका जवाब नहीं ले पाते, और वो जवाब भी या तो गलत लोगों से लेते हैं या फिर अपने आप से खुद ही रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, और रिसर्च जहाँ पर कर रहे हैं वो तो सोशल मीडिया, सोशल वो हम सबको पता है किस तरह हो रहा है। नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। आजकल जो, बल्कि खाली बच्चे नहीं, यूथ भी जो हैं, उनका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है वाई दिस वी हैव टू डू, वाई दिस वी कैन नॉट डू, वाई दिस वाई दैट। तो वाई का जो आंसर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक अच्छा जब तक उनको तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, वो तब तक आपकी बात में नहीं मानेंगे। अच्छा, मेरे से में ना और इश्यूज़ आ रहे हैं, वो भी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ, यूथ से रिलेटेड। क्या मॉब साइकोलॉजी भी एक है इशू कि जो लोग जहाँ जा रहे हैं मैंने वहीं जाना है, जहाँ पूरा जो है वो लोगों का एक वो ग्रुप जा रहा है, लोग जिस तरफ जा रहे हैं मैंने भी वहीं जाना है। ये भी आपको एक इशू नज़र आता है कि लोग अगर ये कर रहे हैं तो मैं भी यहीं जाऊँ, हो सकता है सही हो। बिल्कुल, यानी आप देखें जैसे कि टिकटॉक ट्रेंड्स जो है कैसे फॉलो करते हैं, एक बंदे ने कर लिया, उसको इतना व्यूज़ मिल गया, चलो मैं भी कर लेता हूँ। बिल्कुल, दिस इज़ लाइक अ डोमिनो, एक गिरता है तो सब गिरता है जी। तो ये बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, डिप्रेशन है कोई इशू? डिप्रेशन भी है। डिप्रेशन तो वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज है ये सब अटेंशन सीकिंग के लिए। कि वो मैं सैड फील कर रही हूँ या सैड फील कर रहा हूँ, मुझे इसके पास जाना है, इसके पास जाना है, ये चीज़ करनी है। नेचुरल वेज नहीं, और अननेचुरल वेज से वो सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस ढूंढने की नीड जो है। फेक डिप्रेशन के लिए फेक हैप्पीनेस। नहीं, हम लोग के कभी कभी ना स्कूल में होते हैं, टॉक्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, तो मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि स्टूडेंट से पूछता था कि क्या इश्यूज़ हैं, वैसे ही ना, ताकि वो लोग भी कोई बोलें। तो मैं हैरान होता था कि 13-14 साल के लड़का आके बोलते हैं कि डिप्रेशन हमारा इशू नंबर 1 है। यानी एक वो लड़का जो अभी अपनी टीनेज स्टार्ट कर रहा है वो डिप्रेशन में है,
ठीक है। अच्छा, उसकी वजह क्या है कि जितना ये एक इम्पोर्टेंस दे दी गई है सोशल मीडिया को और लोगों की जो चीज़ें हैं, लोगों के ट्रेंड को फॉलो करना, ये चीज़ आप देखें सहाबा के दौर में यही टीनेज की एज में सहाबा किराम जो हैं वो बड़ी बड़ी जंगें लड़े होते थे, उनको हर चीज़ मैच्योरिटी के पीक पर होते थे, समझ होती थी। आज वही टीनेज का एक लड़का है, उसको ना समझ होगी क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसा बना दिया गया ना कि उसको समझ देनी नहीं है वो वाली। अच्छा, सोशल मीडिया में एक और इशू है सोशल मीडिया का जो हमने हाईलाइट किया था कि जल्दी गुस्सा आ जाना। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है यूथ में कि बहुत जल्दी जो है ना एग्रेसिव हो जाना। मुझे याद है एक माँ ने एक अपने बच्चे की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की और उसने अपने बच्चे के 2 फेस किए। उसने कहा कि एक वो वीडियो है जब मेरा बच्चा जो है वो बॉल से, टॉयज़ से खेला करता था, बाहर गार्डन में जाके भागता था, स्लाइड्स लेता था, स्विंग्स लेता था। और एक वो वीडियो जब हमने उसको आईपैड ख़रीद के दिया था या टैबलेट ख़रीद के दिया, तो कहती है उसके नेचर में बहुत बड़ा फ़र्क था कि जब वो पहले था तो चीज़ों को समझता था। मैं कोई बात बोलूँ तो उसको ना सब्र से ऐसे एब्जॉर्ब करता था अपने अंदर। लेकिन जब उसको ये टैबलेट्स दिए, गैजेट्स दिए, टूल्स दिए, सारे ई टूल्स, तो एकदम एग्रेसिव होना शुरू हो गया। छोटी-छोटी बात पे गुस्सा, छोटी-छोटी बात पे ना, कोई चीज़ नहीं लेके दी तो गुस्सा हो जाना। और आज ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि बच्चा अगर शोर मचाए तो पेरेंट्स क्या करते हैं? फ़ोन दे देते हैं। फ़ोन दे देते हैं उसको, जी चुप हो जाएगा इससे। वो चुप नहीं हो रहा, उसकी मेंटालिटी जो है वो बिल्ड हो रही है एक चीज़ पर। असल में इसमें मेंटालिटी इस तरह बिल्ड हो रही है कि जिस तरह शॉर्ट्स और रील्स की बात की गई हाँ, थी, हाँ। इनको जो चाहिए वो ले सकते हैं। इंटरनेट एक समंदर है पूरा, जो चाहे वो वहाँ से उठा सकते हैं, जो बिल्कुल। चाहिए वो बस सर्च करें उन्हें मिल जाएगा। तो जब वो चीज़ चाहते हैं इन रियल लाइफ और उन्हें नहीं मिलती, तो फिर उस पर वो जो है नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया तो दे रहा है लेकिन माँ बाप नहीं दे पा रहे। जी वो एक बिल्कुल। फेक वर्ल्ड में जी रहे होते हैं। जी, इसमें ऐसा है कि जस्ट इमेजिन आपका ब्रेन जो है, आप नॉर्मली जब आप नेचुरली कुछ चीज़ें देखते हैं, फ्यू कलर्स, कोई दरवाज़ा हो गया, ये हो गया, ये इन्फॉर्मेशन है आपका ब्रेन जो लेता है अनकॉन्शियसली। अगर आप फ़ोन खोलते हैं, ऐसे ऐसे कलर्स हैं, ऐसे 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 इन्फॉर्मेशन है, इतने तेज़ी में आप देख रहे हैं कि ये ब्रेन को प्रोसेस करने में भी टाइम लगता है। हुँ, हुँ। जैसे कि आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डोपामिन मिलता है जब आप बाहर खेलने जाते हैं, हेल्दी डोपामिन है। आप अगर फ़ोन चलाते हैं, वही जो 2 घंटे में आपने जो डोपामिन आपने रिलीज़ किए हैं खेलते हुए नेचुरली, वही आप 10 मिनट में आप फ़ोन से निकाल रहे हैं, बगैर कुछ करे। बिल्कुल। ठीक है? तो ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है आपका ब्रेन का ऊपर। तो ये चीज़ आपको ख़त्म कर देगा, लाइक यू विल बी मेंटली इल एट सम पॉइंट अगर आप कॉन्स्टेंटली इस चीज़ में पड़े रहेंगे। एग्ज़ैक्टली। आप जो मुझे लगता है कुछ बता रहे थे। हाँ, स्पेशली लाइक रिगार्डिंग डिप्रेशन अभी आजकल इतना नॉर्मलाइज इसलिए भी होया हुआ है क्योंकि जब जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि जब कोई इमोशंस होते हैं बच्चे के तो माँ बाप गैजेट्स दे देते हैं। तो वही एक इशू है, मतलब जब इमोशंस आते हैं उस इमोशन को बैठ के समझना, ये बच्चे को सिखाना कि क्या मतलब उससे पूछना कि क्या हुआ है, ये सब कि वो सीखे हाउ टू हैंडल हिज इमोशंस। ये नहीं कि डिस्ट्रैक्ट डिस्ट्रैक्ट डिस्ट्रैक्ट, तो पूरी ज़िंदगी क्या होता है कि डिस्ट्रैक्ट, मूव ऑन, जस्ट गेट थ्रू, वो इमोशंस पाइल अप होते रहते हैं। हुँ, हुँ। अच्छा, इससे चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो यंग हो या एज्ड हो, इससे जो इफ़ेक्ट होता है ना वो भी ज़रा हम उसको डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तो मोबाइल्स आ चुके हैं, इससे पहले रिमोट कंट्रोल होता था टीवी का। जी। ठीक है, आपने एक चैनल देखा, नहीं पसंद आया तो चेंज कर दिया, नहीं पसंद आया चेंज कर दिया। अच्छा, ये ना आपके माइंड में एक चीज़ प्रोसेस कर रहा है। इफ़ यू डोंट लाइक इट, चेंज इट। चेंज इट। इफ़ यू डोंट लाइक इट, चेंज इट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। इससे हो क्या रहा है, हमारा माइंड आजकल ऐसा बिल्ड हो गया यूथ का कि वो जो मेहनत करने वाला कॉन्सेप्ट होता था ना वो ख़त्म होता जा रहा है। बिल्कुल। वो स्ट्रगल जो है ना, वो जो एलिमेंट है स्ट्रगल करने का, वो बिल्कुल वैनिश होता जा रहा है कि नहीं, स्ट्रगल नहीं करनी, नहीं पसंद आ रहा छोड़ो आगे जाओ, नहीं पसंद आ रहा मूव ऑन करो आगे जाओ। अच्छा, यही यूथ की सोचें जब शादी होती है जी। क्या करेंगे? नहीं काम चल रहा, छोड़ो उसको, आगे चलो। तो वो ना कभी सेटल हो पा रहा है, ना कहीं जो है वो स्टेबल हो पा रहा है, वो हर चीज़ में यही उसका है, नहीं हो रहा छोड़ो आगे चलो। तो ये जो है ना बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ता है आपके ऊपर। अच्छा, ये चीज़ तो खाली रिमोट कंट्रोल की हम कह रहे हैं, और आज यही एग्जांपल आप फिट कर लें स्क्रॉलिंग वाली हैबिट पर। जी बिल्कुल। आप जहाँ नहीं पसंद आ रहा नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, और उससे आपका जो है फोकस जो है वो डिविएट किया जा रहा है।
ठीक है, फिर आपके माइंड से किस तरह खेला जाता है। एक दफ़ा आपको स्पोर्ट्स की वीडियो दिखाई जाती है, तो एक दफ़ा आपको दिखाया जा रहा है बॉम्ब्स कहीं गिर रहे हैं, फिर एक दफ़ा दिखाया जा रहा है कि भाई ये दुनिया का फास्टेस्ट जानवर है, फिर एक दफ़ा दिखाया जा रहा है न्यू डिस्कवरी है। तो आपका माइंड को ना टाइम चाहिए होता है फोकस करने के लिए। प्रोसेस नहीं दे रहा। बिल्कुल, प्रोसेस टाइम जो है ना उसको नहीं दिया जा रहा। ये नहीं, हम लोग क्योंकि मेरी फील्ड इंजीनियरिंग की है, हम लोग जब रोड्स की डिज़ाइनिंग करते थे तो हमें बताया जाता था कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं जी इनको डिज़ाइन किया जाता है 2.5 सेकेंड्स पर, कि ये जब एक लाइट ग्रीन से येलो होती है, येलो से रेड होती है, इट हैज़ टू बी रफली 2.5 सेकेंड, क्योंकि ये ह्यूमन का फोकस एंड रिएक्शन टाइम है। कि जब आप नोट करेंगे फ़ौरन ग्रीन से रेड कभी नहीं होता जी जी सिग्नल, बिल्कुल येलो होगा और रेड होगा। ये जो इसके पीछे कैलकुलेशन क्या होती है कि ह्यूमन ब्रेन देखता है, प्रोसेस करता है, सिग्नल भेजता है अपने पाँव को, प्रेस द ब्रेक, और फिर ब्रेक प्रेस होती है। तो इट टेक्स रफली 2.5 सेकेंड्स। स्मार्ट बंदा है तो कम टाइम लेगा, बूढ़ा है तो थोड़े से ज़्यादा लेगा, लेकिन एवरेज 2.5 है। तो आप सोचें सोशल मीडिया आपका ये पूरा जो है वो ख़राब कर रहा है, जी बिल्कुल पूरा डिस्टॉर्ट कर रहा है, कि वो जो एक नेचुरल प्रोसेसिंग टाइम है उसको भी ख़त्म कर रहा है। तो इसलिए जो है ना ये और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। एक्चुअली इससे रिलेटेड मुझे अभी माइंड में ये इसका भी आया कि अगर आप रिसर्च में देखेंगे कि ADHD जो डिसऑर्डर है वो पुराने ज़माने में इतना कॉमन नहीं था, लेकिन अगर आप आजकल किसी को भी पूछो कि तुझे ADHD है, हाँ मुझे ADHD है, हर कोई ADHD, लेकिन वो ADHD नहीं है, बस वो लैक ऑफ फोकस है ऑब्वियसली Exactly. गैजेट्स की वजह से। और हम्म। अच्छा, एक और फितना है मोहम्मद भाई आपकी बात सुन के, आप नहीं हो हमारी फूड इनटेक, ये भी बहुत बड़ा कंसर्न है। इसके बारे में क्या आपके माइंड में? एक्चुअली ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डोपामीन और कोर्टिसोल और ये सब केमिकल्स जो प्रोड्यूस करते हैं, ये सब हमारी बॉडी से आते हैं। और हमारी बॉडी कैसे नरिशमेंट लेती है? खाने से। तो अगर हम उसको वो नेसेसरी विटामिन्स नहीं देंगे, मिनरल्स नहीं देंगे, अच्छा खाना नहीं खाएंगे, तो वो सही से फंक्शन नहीं करेगा। अगर आप गाड़ी में ख़राब तेल डालते रहेंगे वो चलेगी, लेकिन अपनी बेस्ट क्वालिटी में नहीं चलेगी। ये हमारी बॉडी का भी यही सेम है। अगर हम खाने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो हमारे ना फोकस सही होएगा, ना हमारी मोटिवेशन रहेगी, लेजीनेस, ये सब इश्यूज खाने से और laziness। नींद से। बिल्कुल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है आज का। अच्छा, ये सब इश्यूज़ मुझे बताएं कि मेरी बात में आपको लगे कि और कोई करेक्शन करने की ज़रूरत है। ये सब इश्यूज़ मुझे जो नज़र आ रहा है वो एक तरफ लेकर जा रहा है, और वो है कि आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ये सारे इश्यूज़, you cannot manage yourself within 24 hours. You want to do something, you will end up the day without doing nothing, with doing nothing. जी बिल्कुल ठीक है, आप टू डू लिस्ट बना लेंगे, सुबह रात हो जाएगी, लेकिन मैंने उसमें से कुछ भी नहीं किया। तो टाइम मैनेजमेंट का जो है वो सारा जो है वो आपका ख़राब कर रही है, उसको बर्बाद कर रही है। अच्छा, अब टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब यूथ कैसे टाइम को मैनेज करे, कैसे यूटिलाइज़ करें इस टाइम को? देखिए, टाइम मैनेजमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, वह दुनिया के लिए आखिरत के लिए आपको डिसिप्लिन लाजम चाहिए। अभी इसका वो है जो मैं हमेशा अपने दोस्त लोगों को बोलता हूँ, अगर कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है तो यार टाइम नहीं मिलता, काम है, बच्चे हैं, ये वो है। द ईजीएस्ट वे इज़ कि मेक यू स्केड्यूल अराउंड द सलाह, नॉट द अदर वे अराउंड। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम काम कर रहे हैं, फिर नमाज को उसी काम के अंदर फिट करते हैं। हम नमाज को फिट करते हैं, हम काम को नमाज के अराउंड फिट नहीं करते हैं, हम नमाज को वो काम के अंदर फिट करते हैं। इससे क्या होता है, एक तो ये कि आप जो काम कर रहे थे पहले, ओके, वही काम आप सोच रहे होंगे नमाज में। वो रेडीनेस नहीं है कि मैं तैयार हो रहा हूँ नमाज के लिए, वो चीज़ नहीं है, वो ख़त्म हो गया। आपको 5 मिनट मिला, 4 मिनट में आपको नमाज ख़त्म करने, 1 मिनट तो आने जाने में लग जाएगा। ये है एग्जैक्टली। नमाज में आप काम को सोच रहे हो, वो कनेक्शन अल्लाह के साथ रहा ही नहीं, तो आप नमाज में क्या पढ़ रहे हो वो आपको याद नहीं है। पहला रकात में जो पढ़ा, दूसरा रकात में याद नहीं है, दूसरा का तीसरा में याद नहीं है। तो ये चीज़ जो है ये बिल्कुल बंदे को ख़त्म करता है। ये फर्स्ट चीज़ है डिसिप्लिन का एग्ज़ाम्पल अगर हम देखने जाएंगे तो। और जर्नलिंग बहुत ज़रूरी है। यू विल हैव आइडियाज़, यू विल हैव प्लान ऑफ द डे, यू विल हैव एवरीथिंग सॉर्टेड इन योर हेड, बट ये बबल्स की तरह आपके सर पे इधर उधर घूमते रहेंगे। और इस चीज़ को आप जब जॉट डाउन कर लेंगे, आप लिखेंगे और इसको आप एक टास्क ख़त्म करने के बाद आप इसको टिक करेंगे, आपको एक अचीवमेंट का वो फील होगा कि हाँ मैंने कुछ किया है।
maybe the 10 things you've listed down for the day, you'll not be able to do it. Maybe 7-8 करेंगे, still you'll have the sense of achievement कि हाँ मेरा आज दिन productive रहा है, मैंने 24 घंटे में इतना कुछ कर लिया, सुभान अल्लाह. और हमेशा दुआ मांगे कर अल्लाह से कि आपके टाइम पे बरकत दे. सुभान अल्लाह, you won't believe कि how many things you'll be able to do in just 24 hours. और किसी से एक चीज़ भी नहीं होता, ठीक है ना. मांगना है, अल्लाह से मांगना है. और ये डिसिप्लिन की जो चीज़ है, मेरा पर्सपेक्टिव से आपको हमेशा लिख लेना चाहिए ये चीज़ें. यू नो व्हाट यू गोना डू बट स्टिल राइट इट डाउन. नईम भाई की इस बात से ये है कि चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना, इन्होंने जिस तरह कहा है कि जर्नल क्या कहते हैं, जर्नलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसके लिए एक चीज़ ये भी ज़रूरी है कि उस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना, कि जो पहले करनी है और जो बाद में करनी है. ये ना हो कि हम कम प्रायोरिटी चीज़ वाली ख़त्म कर रहे हैं, 3-4 दिन लगाकर ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन जो प्रायोरिटी वाली थी और वो एक दिन में ख़त्म होने वाली थी वो हमने कुछ किया ही नहीं. और इसके लिए सबसे पहले जो है वो इल्म चाहिए, गाइडेंस. और इसी तरह इसीलिए अगर हम इस्लामिकली भी देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को भी देखें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूथ की गाइडेंस के लिए हमारे क्या क्या चीज़ें दी है. पहले तो हमें इम्पोर्टेंस दिलाने के लिए हम यूथ को उन 7 कैटेगरीज में रखा कि जिनको क़यामत के दिन शेड मिलेगा, कि जिस दिन किसी और कोई और शेड नहीं होगा. लेकिन शर्त क्या है कि अपने इस यूथ हम जो कैटेगरी में है, यूथ कैटेगरी में, हमने अपना ये फेज़ इबादत में लगाया हो. जब हमें पता हो कि हमने सिर्फ ये इतना सा छोटा सा फेज़ इबादत में लगाना है, और फिर हम जो अटेंशन इस दुनिया में सीख कर रहे हैं, जिन चीज़ों के पीछे, जिस सेटिस्फैक्शन के पीछे इस दुनिया में घूम रहे हैं, हमें क़यामत के दिन उससे कहीं बेहतर सेटिस्फैक्शन, कहीं बेहतर अटेंशन मिलने वाली है. कि हमें वो शेड मिलेगा कि जिसमें सिर्फ 7 कैटेगरीज फिट हो रही है, उनके अलावा कोई फिट हो ही नहीं रहा, और वो शेड के जिसके अलावा कोई और भी नहीं होगा. और इम्पोर्टेंस के बाद फिर हमें ये भी बताया कि किस तरह करें. इम्पोर्टेंस तो दे दी, लेकिन सिर्फ इम्पोर्टेंस काम नहीं करती, हमें प्रैक्टिकली भी देना पड़ता है. बिल्कुल. तो इसीलिए एक हदीस जो कि बड़ी माशाल्लाह मशहूर है, और हाँ हम सबको पता होगी तकरीबन, जो कि इब्न अब्बास की हदीस है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न अब्बास को जो है नसीहतें की थी. या गुलाम इन्नी युअल्लिमुका कलिमात, यहाँ से लेकर आखिर तक जो नसीहतें. और किस लड़के को नसीहत कर रहे हैं? 9 उम्र लड़के को. क्योंकि ये स्टार्टिंग फेज़ जो है यहीं से चीज़ें शुरू होती है. हम लाइफ को जो है ना एक रेस की तरह मान सकते हैं, और ये यूथ जो फेज़ है इसको एक रेस ट्रैक मान ले. इससे पहले वाला जो रेस ट्रैक है, जो कि चाइल्डहुड है, ये बड़ा कंट्रोल्ड है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड होगा. और हम उस रेस ट्रैक से गुजरेंगे जहाँ पर अच्छे बैरिकेड्स लगे होंगे. लेकिन जब जैसे हम यूथ इस फेस में आते हैं, इस रेस ट्रैक पर आते हैं, तो हमें कभी कभी रास्ता कुछ और नज़र आ रहा होता है, लेकिन असल रास्ता कुछ और होता है. लेकिन इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास इल्म होना ज़रूरी है. बिल्कुल. अच्छा, इल्म भी एक बहुत बड़ा फितना है और बहुत बड़ा इशू है. जब वो इल्म सही जगह से लेंगे तो आपके लिए सेवियर है, लेकिन गलत जगह से लेंगे तो आप नुकसान में चले गए. बिल्कुल. अच्छा, टाइम मैनेजमेंट की जो हम बात कर रहे हैं सहाबा किराम के बारे में, उनके वक्त में बरकत क्यों थी? क्योंकि वो अपनी हर चीज़ को ना दीन के साथ कनेक्ट करते थे. आज हम करते हैं कि इतने बजे ये करेंगे, इतने बजे ये करेंगे. सर आप ये सोचें कि अगर आप अपनी लाइफ में ये करने लग जाएं कि मैंने इस नमाज से पहले ये चीज़ें करनी है, इस नमाज के बाद ये चीज़ें करनी है, तो वो बरकत का कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा. सहाबा किराम जो है वो टाइम को पता है किस तरह कैलकुलेट करते थे. एक साहबी से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी कब ख़त्म करते थे? तो कहते हैं उस वक्त ख़त्म करते थे कि जब ख़त्म करने के बाद और फजर की अजान में मैं 50 आयात कुरान की 50 वर्सेस तिलावत कर पाता. फिर एक साहबी को बोला कि फ़लाँ का घर फ़लाँ के घर से कितना दूर है? कहते इतना दूर है कि जितने इतनी आयात तुम तिलावत कर सको. तो ऑटोमेटिकली बरकत जो है फिर आएगी नहीं आएगी. उनका कॉन्सेप्ट पूरा तो वो पूरा वो कनेक्ट किससे कर रहे हैं? नमाज से, कुरान से, अल्लाह ताला की चीज़ से. हालांकि हमारे पास कितने दिन में आवर्स होते हैं? 24 आवर्स. अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु के पास कितने आवर्स थे? 24 आवर्स. बट देन व्हाई ही विल बी एट द टॉप लेवल? क्यों उनका ये लेवल है कि जन्नत के सारे दरवाजे उनको पुकार रहे होंगे? प्रॉपर मैनेज किया उन्होंने टाइम को, प्रायोरिटाइज़ किया चीज़ों को, किसको मैंने प्रायोरिटी देनी है, किसको मैंने डेलीगेट करना है किसी और को, किसको खुद मैनेज करना है. तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये टाइम को मैनेज करना. अच्छा, इसमें आप भी मुझे तो कुछ ऐड कर रहे थे ना टाइम से रिलेटेड टू स्लीप. स्लीप ये भी पार्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट. क्योंकि मेरे लिए पर्सनली आई फील
अगर बंदे की स्लीप टाइम पे है तो उसका पूरा दिन सही हो सकता है। क्योंकि मेरे लिए खुद पर्सनली जब मैं अपनी नींद सही रखता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह उठने के टाइम पे फ्रेश, पूरा दिन फ्रेश, टास्क कंप्लीट, हर चीज़ कंप्लीट और एक्टिव रहता हूँ। और जिस टाइम पे सोना है उस टाइम पे नींद आएगी, ये ऊपर नीचे नहीं होएगा। लेकिन वो अगर स्लीप का ख़राब हो गया तो फिर पूरा दिन स्लीप प्रोक्रेस्टिनेटिंग डिसऑर्डर आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत इफेक्ट करता है। बहुत। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चीज़ों को लिस्ट डाउन करना, मैंने क्या करना है उसको टिक करना। आज की रिसेंट रिसर्च कहती है कि जो बड़े बड़े दुनियावी लिहाज से एग्जांपल दे रहे हैं, जो वेल्दी लोग हैं, बहुत ज़्यादा वेल्थ है, मिलियनर्स बिलियनर्स हैं, वो अगरचे उनका जो पॉइंट ऑफ फोकस है वो दुनिया है, लेकिन उनकी सक्सेस की एक रीज़न ये है कि वो हर चीज़ को लिस्ट डाउन करते हैं, लिखते थे आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस, फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम आई विल बी डूइंग दिस, आफ्टर दिस आई हैव टू डू दिस। वो आप शायद 80% अचीव करेंगे, लेकिन करेंगे। बजाय इसके कि सुबह आप उठें और बोलें जो हो रहा है होता रहे, सुबह कुछ सामान ले आऊँगा, कुछ वो कर लूँगा, कुछ रोटियाँ ले आऊँगा, कुछ दही ले आऊँगा, वो दही रोटी ही होती है दिन के आखिर में और कुछ भी नहीं होता। तो कोई प्रोडक्टिविटी नहीं रहती है वो। ठीक है, तो इसलिए इस सब चीज़ को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब थोड़ा सा मेरा सवाल स्पेसिफिक है क्योंकि अभी समर आने वाला है। तो समर टाइम में क्या एडवाइसेज हैं आपके माइंड में जिससे यूथ अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करें? एक तो जनरल थी ना, अब समर में ख़ास तौर पर क्योंकि स्कूल से छुट्टियां हैं, यूनिवर्सिटी से हैं, तो उनसे भी ऑफ होती हैं कुछ लोगों को, तो एक बहुत अच्छा टाइम होता है अपने आप को किसी चीज़ में बूम करने के लिए। तो क्या एडवाइसेज हैं आपके माइंड में, क्या क्या किया जा सकता है? पहली चीज़ तो भाई घर से निकलो, ठीक है। बाहर आउट ही जाओ, कर दिया खेलो उनको। कूदो, फॉर श्योर। मतलब कब तक गेम घर के अंदर ही रहेगा? बाहर जाओ, खेलो, गिरो, गेट हर्ट, गेट अप एंड प्ले अगेन, बट बाहर जाओ, स्वेट एज मच एज यू कैन। तो इसमें अभी जैसे कि बच्चों को स्कूल्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, बच्चे बोल रहे हैं जैसे कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं 25 साल का हूँ, बहुत अजीब व गरीब एज में हूँ, ना बच्चा समझता हूँ ना बड़ा आदमी। एनीवे, तो अभी जो स्कूल से छुटकारा है, यूनिवर्सिटी छुटकारा है, दिस टाइम इज़ यू टाइम। अभी नाउ हाउ कैन यू डेवलप योर सेल्फ? एक रिसर्च है जिसमें बोला जाता है कि इफ़ यू डू 9 minutes ऑफ वन टास्क एवरी डे फॉर अ ईयर, तो आप 80% to 90% लोगों से ज़्यादा बेहतर हो जाएगा वो चीज़ में। ओके, सो यू कैन लिस्ट डाउन योर वीकनेसेस एंड वर्क ऑन देम। फॉर एग्जांपल, आपको रीडिंग अच्छा नहीं लगता है, बट व्हेन यू सी यू वांट टू बी सक्सेसफुल एंड यू सी एवरी सक्सेसफुल पर्सन इन दुनिया में लेंसेज में, अगर आप देखने जाएंगे तो किताबें पढ़ते हैं, एक हफ्ते में एक बुक ख़त्म कर लेते हैं, यू मोटा मोटा बुक्स ख़त्म कर लेते हैं। कैसे? बिकॉज व्हेन यू रीडिंग बुक्स, आई मीन बुक्स जो हाथ में लेके पढ़ना, स्क्रीन से नहीं। स्क्रीन तो स्क्रीन से वो फ़ायदा नहीं आपको फ़ायदा होएगा। नहीं, मुझे तो मज़ा नहीं आता स्क्रीन से। एक नोटिफिकेशन आता है, गया वो रीडिंग गया आपका। तो आप रीड करना वो करो, उसमें से क्या होता है, आपका पर्सपेक्टिव, आपका ब्रेन ऐसे खुल जाएगा और आपका बात करने का तरीका भी चेंज हो जाएगा, एंड यू विल स्टार्ट टू अट्रैक्ट लाइक माइंडेड पीपल हु आर स्मार्टर देन यू, एंड देन दे विल नो that the way you speak you're giving value, okay? कि आपके पर्सपेक्टिव ऐसे क्यों है। वरना कि क्या होता है कि अगर आप बुरा असर या बुरा फ्रेंड सर्कल पे हो, अगर इवन दो यू आर ऑन दिस लेवल एंड देयर इन दिस लेवल, वो आपसे कम है, जब आप उनके साथ होगे वो अपने लेवल पे लेके आएगा आपको 110%। वो आपको आपके लेवल पे लेके आएगा। एक कहावत है इंग्लिश में, like if you are with something along the lines, if you are with 5 stupid people, eventually you'll be the 6th one. But if you're with 5 smart people or 5 millionaires for example, you'll be the 6th one. Because influence एक चीज़ है कि आपके असर पड़ रहे हैं अनकॉन्शियसली, वो आपको पता भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि आपका स्किल्स आप कैसे बढ़ाओगे वो चीज़ में आपको सोचना है। even if you have weaknesses, work on them. या स्टेज फ्राइट, जाओ। मेरे स्कूल में क्या होता है, मुझे बचपन में मुझे स्टेज फ्राइट निकालना था आपका अपना, स्टेज ठीक है? फियर। स्टेज फियर मुझे निकालना था। तो एक शो की तरह था, ठीक है, स्कूल में ईयरली होता था, तो उसमें हमने 3-4 महीने हमने प्रैक्टिस किया। मेरे सिर्फ लाइन 2 ही थे, 2 ही लाइन थे मेरे। जब मैं स्टेज में गया, मैं एक लाइन 2 बार बोल के आ गया। तो वो एम्बैरेसमेंट फील। तो even if you're failing at something, fail again, fail more, fail better the next time.
बिकॉज ये फेलियर इज दी स्टेप्स फॉर योर सक्सेस, Exactly, वही बिल्कुल। सीढ़ियाँ हैं आपके लिए। एंड ऑल्सो आपके सर्कल के साथ साथ हु डू यू लुक अप टू, आप किसको अपना लीडर या इन्फ्लुएंसर हमारे बहुत मैटर करता है। वो कहावत जो आपने कही है, उसी से मुझे बात याद आई कि कहते हैं कि वो यानी बस समझाने के लिए कि आप जिसको लीडर मानते हो ना अपना, उसका ऑटोमेटिकली एक इन्फ्लुएंस आपके अंदर आता है। अगर उसके अंदर अच्छी क्वालिटी फॉर एग्जांपल टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आप टाइम मैनेज करना शुरू हो गए। अगर अच्छी क्वालिटी है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दें तो हर चीज़ में टाइम प्लस अल्लाह ताला का हक अदा करना लोगों का, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आप हर चीज़ को बैलेंस करते जा रहे हैं। जी अपना हक दे रहे हैं, लोगों का, अल्लाह ताला का, हर चीज़ का एक बैलेंस है। रूह को उसकी न्यूट्रिशन दे रहे हैं, बॉडी को उसकी न्यूट्रिशन। तो एग्जाम्पल कहा जाता है कि वो ग्रुप जो लायंस का हो लेकिन उसको लीड एक शीप कर रही हो, जी तो वो सारे डरपोक लायन होंगे। बिल्कुल। लेकिन 100%। वो हर्ड जो है शीप का, जिसको लीड एक लायन कर रहा हो, तो सारे समझेंगे कि हम कोई हैं। जी। तो ऑटोमेटिकली एक इफेक्ट होता है, उसका एक इन्फ्लुएंस होता है, एक नेचुरल होता है, जो आपकी नॉर्मल जो रूटीन है उसको तो एक चेंज करता है। तो चलें, कुछ तो आपकी तरफ से हैं, बाकी भी। नईम भाई ने जो वीकनेसेस पर वर्क करने की बात की थी, उसमें से यूथ की जो मेन वीकनेस है और इन सारी चीज़ों में पढ़ने का जो मेन रीज़न है वो है अपने रब के साथ ताल्लुक़ ना होना, अपने रब के साथ रिलेशनशिप ना होना सही। बाकी पूरी दुनिया के साथ होगी लेकिन अपने रब के साथ नहीं होगी। और उन्हें जब बताया जाता है कि आप अपनी रिलेशनशिप अपने रब के साथ सही करें, बाकी सब आपकी सही हो जाएगी, तो कहते हैं कैसे करें फिर सही। यानी उनके अंदर इंटरेस्ट तो है कुछ के अंदर, लेकिन वो लोग जाहिल है, जानते नहीं है कि किस तरह करें हम। तो उनके लिए 2 सॉल्यूशन है सिंपल से, कि पहली तो नमाज है, कि जिस तरह बताया गया था कि अपने स्केड्यूल को नमाज के अराउंड जो है वो प्रायोरिटाइज़ करें, कि नमाज के बाद ये होगा, नमाज से पहले ये होगा, लेकिन नमाज मेन प्रायोरिटी। दूसरी चीज़ कुरान, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं कि कोई बंदा हो अपने रब का कलाम पढ़ता हो, उसकी तिलावत करता हो, उसके ऊपर चलता हो, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं है। हो ही नहीं सकता। हो सकता है वो करता है कि ये सारी चीज़ें करता हो, लेकिन उसके पास एक फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन फिर भी वो उस शख्स से ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है कि जिसके बैंक अकाउंट में कई हज़ारों दिनार है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक लज्जत है, इसके पास एक सपोर्ट है कि उस मिलियनर के पास नहीं है। वो कौन सा सपोर्ट है? वो रब का सपोर्ट है, जो इस पूरी दुनिया को सपोर्ट करने वाला है। तो ये अपने रब के साथ जो है रिलेशन को सही करना, ये मुझे लगता है आज की यूथ की और हमेशा से जो भी इन चीज़ों में पड़े रहे हैं उनकी मेन वीकनेस हो रही है। 100%। आज की यूथ के लिए ना एक बहुत बड़ा ब्लॉकर या चैलेंज कह लेते हैं उसको, ये है कि हर चीज़ में मटीरियलिस्टिक अप्रोच है। जी वो मटीरियलिज्म जो है ना इतना नॉर्मल हो गया कि ईमान का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, रिस्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तवक्कुल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। यानी आप सोचें कि ये टेंशन ज़रूर है कि मैंने कहाँ जॉब करनी है, कितना कमाना है, ताकि मैं ख़ुद भी अच्छी रोज़ी कमाऊँ, फैमिली को भी फीड करूँ। लेकिन वो अल्लाह ताला का ईमान जो है वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं अल्लाह की इबादत करूँगा तो अल्लाह मुझे देगा। यानी आप ये सिर्फ अंदाज़ा लगा लें, कुरान में अल्लाह फरमाता है कि वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, कि आप ऑर्डर दो अपनी फैमिली को कि नमाज़ पढ़ें और इस पर जमे रहें। और फिर उसके बाद अल्लाह फरमाता है ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुक़ुक, हम तुमसे नहीं पूछते कि तुम रोज़ी के बारे में, हम तुम्हें देंगे रोज़ी, नहनु नरज़ुक़ुक। तो नमाज को अल्लाह ताला ने डायरेक्ट कनेक्ट किया रोज़ी के साथ। अब ये कॉन्सेप्ट यूथ कहती है नहीं, जब तक मटीरियलिस्टिक कोई मुझे आप चेन नहीं दिखाओगे कि कैसे कनेक्टेड है, मैं नहीं मानूंगा। कैसे नमाज जो ऊपर से रोज़ी ला रही है, ठीक है। मैं इधर एक छोटा पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। आपने जो रिस्क का बात बोला था, तो देयर वाज अ पॉइंट कि मैं जॉब ढूंढ रहा था, मुझे जॉब मिला था और आई लॉस्ट द जॉब। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फाइनेंशियली, तो मैं बहुत सा वो हो गया था, लाइक डिप्रेस नहीं बोलूँगा डाउन से फील हो गया था। तो मेरा एक दोस्त मुझे एक एडवाइस दिया एंड स्टक विथ मी, एंड अल्लाह ब्लेस हिम फॉर दिस एडवाइस। एंड वो बोला था कि रिस्क जो है ना, रिस्क इंसान को मौत की तरह ढूंढता है। इट्स इनएविटेबल। रिस्क आपको मौत की तरह ढूंढता है, वो चाहे पहाड़ के नीचे भी क्यों ना हो, आपको जो आपके लिए लिखा गया वो आपको मिल के रहेगा। एग्जैक्टली। तो वो चीज़ मेरे दिमाग से चला गया। और एक और एडवाइस एक बंदे ने मुझे दिया है कि वो शादीशुदा बंदा था,
बच्चे थे उनके, वो बोलता कि आपके पास अभी जॉब नहीं है, बट आपके पास 2 चीज़ें हैं, आपका टाइम है और आपका हेल्थ है, इसको काम पे लगाएं। तो तब से मैं बोला आई विल टायर माई सेल्फ, मुझे किसी भी तरह इस टाइम को ज़ाया नहीं करना। और एक आई थिंक सहाबी थे या स्कॉलर थे जो अपने आप के ऊपर वो ही पुट द स्ट्रिक्ट रूल ऑन हिमसेल्फ थे कि टाइम वेस्ट करना उसके लिए हराम है। तो these are the things we should look up to. Exactly, these are the things. Yeah, for sure. और आपने जो मटेरियलिज्म के हवाले से बयान किया था, मटेरियलिज्म वो यहाँ तक पहुँच गया कि वो रिस्क तक नहीं रहा और कमाने तक नहीं रहा, बल्कि इबादत में भी मटेरियलिज्म आ गया है। कि अगर आज हमारी नमाजें होती भी है ना, कोई कहता है ओके मैं अपने रब के साथ रिलेशन सही करने के लिए नमाज़ पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो रिलेशन क्या होता है, वो कुछ देता है और कुछ लेता है। देता है नमाज और इबादत, लेकिन लेना क्या चाहता है, वो अभी इस दुनिया में लेना चाहता है। अल्लाह ताला जैसे कि हदीस में है कि जो बंदा फजर की नमाज़ पढ़ता है उसका पूरा दिन अल्लाह की ज़मानत में होता है। तो जब बंदा फजर की नमाज़ के लिए उठता है, उसके दिमाग में क्या है, मैं फजर की नमाज़ पढ़ूंगा, पूरा दिन मेरा गारंटीड है, ख़त्म। यहाँ तक मटेरियलिज्म की बात पहुँच गई है कि इबादत में हमें सवाब का कोई तसव्वुर नहीं, कोई हमें एक्सपेक्टेशन नहीं कि हाँ सवाब मिलेगा, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि हमारा रब राज़ी होगा, इस तरह की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। कोई एक्सपेक्टेशन है तो मटीरियलिस्टिक चीज़ों की, हाँ मेरा दिन सही जाएगा, यकीन ख़त्म हो गया। हालांकि यकीन ख़त्म हो गया। ये चीज़ गलत नहीं है, लेकिन इशू ये है कि इसको मेन प्रायोरिटी बना इसको दिया मेन प्रायोरिटी बना दी कि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ साथ नमाज क्यों पढ़ रहा हूँ, ये नहीं कि अल्लाह खुश हो, ये कि बरकत आ जाए बिज़नेस में। हालांकि ये चीज़ गलत नहीं है, लेकिन इसी को जो है ना वो कहते हैं कि ओनली रिक्वायरमेंट बना दिया। नहीं, मैं नमाज ही इसलिए पढ़ रहा हूँ कि वो बरकत आ जाए, बाकी अल्लाह ताला खुश हो जाए, उस तरह से। चले, मैं ना अभी आप लोगों से कुछ स्पेशल इंस्टेंट क्वेश्चंस करने लगा हूँ, जो कि हमारा रैपिड फायर क्वेश्चंस होंगे। इंशाल्लाह। जिसने जवाब देना है, जो देना पास भी कर सकते, लेकिन कुछ ना कुछ जवाब प्रॉपर दे के पास करना। तो बटन नहीं है बटन नहीं है, जिसने पहले मुंह खोल दिया वो जवाब दे दे। अच्छा, चाहे तो उसको यूथ के पर्सपेक्टिव से बता दें और चाहे तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस या पर्सनल प्रेफरेंस के बेसिस पे भी बता दें। अच्छा, कंफर्ट जोन या रिस्की अटेम्प्ट, यूथ क्या प्रेफर करती हैं आप लोग? क्या कंफर्ट जोन में रहना है या रिस्क लेकर थोड़ा? रिस्की अटेम्प्ट। कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन। रिस्की अटेम्प्ट। यूथ किस चीज़ पर ज़्यादा रहती है? कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन। अच्छा, सोशल मीडिया या नेचर? नेचर, फॉर श्योर नेचर। नेचर। सोशल मीडिया। सोशल पहले चले एक काम, पहले अपना बताएं। अच्छा, एक्सप्लेनेशन। नहीं, पहले अपना प्रेफरेंस बताएं, सोशल मीडिया या नेचर? अच्छा, मेरा प्रेफरेंस 50-50 है। 50-50 क्योंकि अभी सोशल मीडिया एक इस तरह से बन गया कि बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती। अगर आप दीन के काम भी करना चाहते हैं, आपको सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो ऑनेस्टली बताते हुए यानी टू स्टूल को यूज़ कर सकते हैं। चलें, ठीक। गुड यूज। नेचर। नेचर, आपको तो नेचर ही मुझे पता था। बल्कि आज अगरचे ये टूल है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, सेम जैसे एक नाइफ एक टूल है, वो डॉक्टर यूज़ करे तो उसके लिए सवाब है, वो कातिल यूज़ करे तो उसके लिए गुनाह है। तो सोशल मीडिया पे एक टूल है, इसको कुछ लोग यूज़ करते हैं मूवीज़ बनाने के लिए, हराम कामों के लिए, कुछ यूज़ करते हैं अच्छे कामों के लिए, ज़रूर करना चाहिए। लेकिन ये चीज़ हो कि हम सोशल मीडिया पर डिपेंडेंट ना हो जाए। फॉर श्योर इट कैन बी डिपेंडेंट फॉर ऑन अस, बट नॉट द वाइस वर्सा वे। आज तो ये हालत हो गई है कि डॉक्टर्स कभी कभी पेशेंट्स को ये बोलते हैं कि गो टू अ गार्डन एंड जस्ट लुक एट द ट्रीज एंड प्लांट्स, क्योंकि अल्लाह ताला ने वो ग्रीन कलर में वो कंफर्ट और वो पीस रखा हुआ है, और हम उससे इतना दूर हो चुके हैं कि अब हमें वहाँ जाने की ज़रूरत पड़ रही है। पहले दौरों में वो नेचुरली मिलता रहता था, पहाड़ों में जा रहे हैं तो ब्राउन है, कहीं विलेज में जा रहे हैं आपको थोड़ी ग्रीनरी नज़र आ रही है, अभी भी है, लेकिन अब ये कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा हो चुका। एक्चुअली इसके रिलेटेड मुझे एक स्टोरी आई है माइंड में। जब मैं ये लास्ट ईयर उम्र के लिए जा रहा था, तो रास्ते में ना जब मैं बस चांद को देख रहा था, और मैं ना उस टाइम पे सूरा मुल्क की तफसीर पढ़ रहा था। तो उस पर जब मैं उसमें लिखा हुआ एक पार्ट आता है सूरा मुल्क में, जब वो बताते हैं कि देयर इज़ नो फ्लॉ इन अल्लाह's क्रिएशन। तो जब मैं आसमान को देख रहा था, उसी जब पढ़ रहा था, when I looked into the sky, I just kept seeing shooting stars. Subhanallah, it was magical। और मैं यही कहता कि मतलब लोग अगर फ़ोन पे ही रहेंगे, पॉन्डर नहीं करेंगे, तो कुछ ब्यूटी नहीं मिलेगी। बिल्कुल। अच्छा, यूथ क्या किस चीज़ में इन्वॉल्व है? अच्छा के अलावा 50-50 अभी तो ज़्यादा देखने जाएंगे तो इन जनरल अच्छा से ज़्यादा गलत पे इन्वॉल्व है।
तो उसके लिए we need to bring them under our wings. Exactly. We need to connect them from A point to B point. वो हमारा रिस्पॉन्सिबल इतना बनता है. चलें, इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट? Extrovert. एक्सट्रोवर्ट आपकी नेचर? 50-50. 50-50. ये कॉपी हो रहे हैं जो Extrovert. इंट्रोवर्ट. यूथ में ज़्यादा क्या नज़र आता है आपको इन जनरल? Introvert है but दिखाते हैं कि extrovert है. हाँ, ये पॉइंट है. सोशल मीडिया से ना इंट्रोवर्ट बहुत ज़्यादा नॉर्मल होता जा रहा है, पब्लिसाइज. यानी वो घर बैठ के बस मी एंड ओनली मी वाले थिंकिंग में, मैं अकेला ही ठीक हूँ. चलें, वेल्थ या हेल्थ? हेल्थ. और आज नॉर्मल क्या है? वेल्थ. आप ये सोच लें कि मैंने एक बंदे से मिला, मैंने कहा हाउ आर यू, हाउ इज़ योर हेल्थ? बोलते इब्राहिम, डोंट आस्क हाउ इज़ योर वेल्थ, हाउ इज़ योर हेल्थ, आस्क हाउ इज़ योर वेल्थ. मैंने कहा ओके हाउ इज़ योर वेल्थ? बोलते नॉट गुड. अच्छा, फेवरेट फूड? फेवरेट फूड या मेरे फूड का कुछ करना पड़ेगा, अभी पेट निकल आया है तो अभी मोहम्मद इंशाल्लाह ये फिर आपका काम है. थोड़ा तरबियत देगा मुझे. स्वीट माशाल्लाह. Beef burgers. बीफ बर्गर्स. अच्छा, फेवरेट बुक फेवरेट अगर पढ़ी हो आप लोगों ने, अगर पढ़े हो या कभी सुनी हो? चलो नहीं भी आता कुरान बोल के. मैं अभी जो पढ़ रहा हूँ सील नेक्टर पढ़ रहा हूँ. अच्छा तो माशाल्लाह, मैं अभी आया हूँ बैटल ऑफ बदर में. सही goosebumps बहुत आ गए. ज़बरदस्त किताब है. बहुत ज़बरदस्त. स्पेशली द पर्स ऑफ एंजल जब आते हैं. एग्जैक्टली, बिल्कुल. उसका एंड पार्ट आप पढ़ना जो आप सल्लम की डेथ का वाक़या, बहुत इमोशनल है उसमें. मेरे लिए एक बुक है सीक्रेट टू टीन पावर. टीन मैंने पावर. बहुत पहले पढ़ी थी उसमें, लेकिन बहुत अच्छे से मैसेजेस है पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में. मेरे लिए जो है वो उसूल सलासा, उसूल सलासा, जो कि हमें अपने ज़िंदगी के आखिरी बल्कि ज़िंदगी के बाद जो हमारा अगली ज़िंदगी का पहला मरहला है, उसके 3 सवालात के जवाबात हमें उसी के सिखाए. बेसिस पर. एग्जैक्टली माशाल्लाह. अच्छा, हार्डेस्ट या चैलेंजिंग थिंग दैट यू हैड टू डू एवर, क्या चीज़ थी आपकी लाइफ में? मेरे लिए तो कोविड था जब फुल फैमिली हुआ थे, तो इट वाज अ वेरी ट्रॉमेटिक घर के काम ज़्यादा करने पड़ते थे? नहीं सब हॉस्पिटल्स में था, सिर्फ मैं अपने छोटे भाई के साथ घर पे था. अच्छा अच्छा. तो हालात से ख़राब था. जी, आपके? मेरे माइंड में ऑफ द टॉप कुछ आ ही नहीं रहा. आ नहीं रहा, कोई मसला नहीं, पास कर देते. असल में चूँकि मैं हम सब में सबसे यंग हूँ और शायद मैं यूथ में ज़्यादा कनेक्ट कर सकता हूँ, और मैं ऐसे माहौल में भी एक्सपोज रहा हूँ, अभी भी हूँ बल्कि. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हालात इस तरह है कि मैं अपने आप को रेजिस्ट कर सकता हूँ. लेकिन पहले जो है इन सारे दौरात में मिलने से पहले बात ये थी कि मैं जानता हूँ कि ये दौरात चल रहे हैं, ये कोर्सेज चल रहे हैं, मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं जाऊँ वहाँ पर. लेकिन मेरे पास एक दूसरी तरफ एक चेन थी पकड़े हुए दोस्तों की. शक्ल्स. उस चेन को तोड़ना बड़ा मुश्किल था. तोड़े नहीं, कम करेंगे, इधर खींच कर ले. असल में वो खींच के वो लाएगा जो खुद स्ट्रॉन्ग हो, जो खुद कमज़ोर ही हो वो क्या करे, वो पहले तोड़ेगा फिर बाद में खींच के वापस लाए. यूथ में भी एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो ये कि कंसिस्टेंसी, इस्तिकामत, जैसे कि वो नहीं है. आज कुछ करेंगे, कल कुछ करेंगे, परसों कुछ करेंगे. चलें, कुछ एंडिंग क्वेश्चंस पर चलते हैं. थोड़ा आपसे पर्सनल रिलेटेड है. कितनी ज़बानें आपको आती हैं? आई थिंक आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, मेरे ज़्यादा होनी, क्योंकि मैं ऑडियंस को बताता हूँ आप बांग्लादेश से हैं, आप इंडिया से हैं, हम 2 पाकिस्तान से हैं, तो आज एक मुकाबला होना चाहिए. जी. तो मेरा नेटिव लैंग्वेज बांग्ला. ठीक. उर्दू हिंदी तो सेम ही है. सेम नहीं उर्दू बोलेंगे. हिंदी दोनों कर लें आप उसमें. जी. अरबिक इतना बोलना आता है कि मुझे नहीं आता है. इतना बोल लेता हूँ कि माफ़ी मैं. मालूम अरबी और इंग्लिश. 5 लैंग्वेजेस, 4 to 5. 4 to 5. जी मोहम्मद भाई? मुझे तो खाली इंग्लिश और उर्दू. खाली इंग्लिश और उर्दू? मैं 5 लैंग्वेजेस में फ्लुएंट हूँ. माशाल्लाह. उर्दू, हिंदी, यानी लिखना, पढ़ना और बोलना सारे आते हैं. उर्दू, हिंदी, अरबिक, इंग्लिश, मराठी, और बल्कि छठी भी, कोकनी, मेरी जो मदर टंग बस आप आज के वो विनर है लैंग्वेज में. अच्छा, स्क्रीन टाइम कितना है आप लोगों का? करना पड़ेगा. चेक करना पड़ेगा, मैं बाद में एक का चेक करूँ. मेरा स्क्रीन टाइम ज़्यादा है क्योंकि मैं अक्सर ड्राइव करता हूँ. जब ड्राइव करता हूँ तो मैं लेक्चर लगा के ड्राइव करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ढूंढ रहा था कि आई कैन नॉट रीड बुक्स
व्हाइल आई एम ड्राइविंग, मुझे किसी भी तरह इस चीज़ को काम लगाना है कि अक्सर मेरा टाइम ऐसा होता, कभी कभी मेरा बैंक को ड्यूटी छोड़ना होता था, तो आने जाने में मैं एवरेज 3 आवर्स स्पेंड करता था। तो इस चीज़ को मैं कैसे काम पे लगाऊँ? लेकिन वो बेसिकली स्क्रीन टाइम नहीं है, वो आप कुछ वो कर रहे हैं। ठीक, मेरा डायरेक्ट स्क्रीन टाइम एक्सपोजर अबाउट 7.5 आवर्स है, 7.5 आवर। क्योंकि स्टार्टिंग में जो पॉइंट था कि सोशल मीडिया को यूज़ करना था, हाँ, और अभी आपका मेन काम भी वही हमने दिया हुआ है ना ऑडियो वीडियो एडिटिंग, जो भी इस्लामिक लेक्चर्स माशाल्लाह ये करते हैं। ये उनका करते हैं, एक यानी ख़ास पार्ट है जिसको ये हैंडल करें माशाल्लाह। माशाल्लाह। मेरे लिए तो पर्सनली मैं तो स्क्रीन टाइम को हेट करता हूँ, लेकिन मेरा काम ही ऑनलाइन है तो करना पड़ता है। 6-7 घंटे और स्क्रीन अच्छा, वैसे एवरेज यूथ का कितना है, कोई आइडिया आप लोगों को? एवरेज इस वक्त कितना चल रहा है दुनिया में? 11 घंटा। 11 घंटे मुझे लगता है गहरे से सोने के टाइम पे देखते हैं, सोने के उठने के टाइम पे बाद देख रहे देखते होते हैं। हैं। बिल्कुल, क्या पता आंख बंद करके भी खोल लेते हैं अनकॉन्शियसली। एग्जैक्टली। चलें, जज़ाकुमुल्लाह खैर शबाब, बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ, बहुत मैं समझता हूँ प्रोडक्टिव बातें हुई, न्यू पर्सपेक्टिव आज जो है वो सामने आए। अच्छा, इसी के साथ मैं आप लोगों को भी बता दूं और ऑडियंस को भी कि हम इंशाल्लाह समर में टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए फिर से यूथ मास्टरी का जो है सेकंड बैच रिलीज़ करेंगे, और वो इंशाल्लाह करीब स्टार्ट होगा। समर की स्टार्ट होती है, हम भी स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। एक्साइटेड ठीक है, तो बीट द हीट वाला कॉन्सेप्ट होगा हमारा इंशाल्लाह। ठीक है, चलो, जज़ाकल्लाह खैर इब्राहिम आपका आने के लिए, नईम भाई आपके लिए, और मोहम्मद भाई, एंड इंशाल्लाह आते रहना आप लोगों ने। इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, जज़ाकल्लाह खैर, इसी के साथ वाइंड अप करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।